गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के विलियन चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है अणुसंख्यक गुण। आइए सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अणुसंख्यक गुण क्या है? अणुसंख्यक गुण का मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ किसी विलियन के ऐसे गुण या वे गुण जो विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं उसके अणुसंख्यक गुण। यानी अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं? विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों पर या विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या पर या विलेय पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुण। यानी किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुण। सामान्यतः 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरा क्वथनांक उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड वन हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। There are 4 types of qualitative properties: lowering of vapor pressure, elevation, boiling point elevation, freezing point, decreasing of freezing point and osmotic pressure। तो 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए: वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो आइए हम बात करते हैं पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब, सबसे पहले अवनमन का मतलब होता है घटना। वाष्प दाब का मतलब हुआ वाष्प द्वारा किसी द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होगा, किसी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब जो होगा वो कहलाता है उसका वाष्प दाब। जैसे हमने एक बीकर में पानी गर्म किया, एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, एक बीकर में पानी ले लिया, पानी को हीटअप किया, गर्म किया। कुछ समय बाद होगा क्या? पानी के क्या बन जाएंगे? पानी वाष्प अवस्था में आने लग जाएगी और ये वाष्प कण होंगे, ठीक है, जो सतह छोड़कर बाहर आ जाएंगे। तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर दाब डाला जाएगा, जिससे कि मतलब वाष्प कोशिश करेगी कि अन्य कण भी किस अवस्था में आ जाए? वाष्प अवस्था में आ जाए। तो वाष्प द्वारा किसी द्रव की सतह में डाला गया दाब जो होगा वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। जितना ज्यादा वाष्प बनेगा वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा। अब देखिए वाष्प दाब अवनमन का मतलब क्या हुआ? किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय, याद रख लेना, नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, ठीक है, विलायक में अवाष्पशील विलेय अगर हमने मिलाया तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है? जो प्राप्त विलयन होगा उसमें वाष्प दाब जो हो जाता है वो घट जाता है। यानी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, या हम कहें कि उस विलायक का वाष्प दाब विलेय मिलाने के बाद उस विलायक का वाष्प दाब क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, जिसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जा रहा है, यानी कम हो जाता है, इसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। यानी सिंपली देखिए ये पानी है, पानी का जो वाष्प दाब है, माना पानी का कुछ सर्टेन वाष्प दाब है, तो इसमें कुछ अगर अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो प्राप्त जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब जो होगा वो शुद्ध विलायक यानी पानी के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो हम सपोज कर लेते हैं शुद्ध विलायक का अगर वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और अवाष्पशील विलेय मिलाने पर
प्राप्त विलयन, ठीक है। तो विलायक, क्योंकि अब विलायक ने रह के वो क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। वाष्पशील विलय मिला दिया विलायक में तो विलयन हो जाएगा। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब अगर PS है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, और विलयन का वाष्प दाब यानी अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद विलयन का वाष्प दाब क्या हो जा रहा है, PS हो जा रहा है। तो वाष्प दाब अवनमन बराबर, वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कितने की कमी आई, P0 माइनस PS, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 10 ATM था, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 10 ATM था और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 8 ATM आ जा रहा है। तो वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ, अब तो कैलकुलेट कर लोगे, 10 में से 8 घटाए कितना आ जाएगा, 2 ATM आ जाएगा। तो वाष्प दाब अवनमन का मतलब विलायक का वाष्प दाब ऋण विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब ये तो हो गया हमारा क्या, वाष्प दाब अवनमन, ये हो गया हमारा वाष्प दाब अवनमन। अब वाष्प दाब अवनमन के बाद एक अगला टॉपिक आता है इसी में, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या कहेंगे। देखिए, शुद्ध किसी विलायक के वाष्प दाब के अवनमन, ठीक है, किसी विलायक के वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसी को याद रख लो बस। ये क्या था, वाष्प दाब अवनमन है, था ना P0 माइनस PS, वाष्प दाब अवनमन बट्टे P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, या विलायक का वाष्प दाब भी कह सकते हैं क्योंकि विलायक का वाष्प दाब है ये। तो परिभाषा कैसे करेंगे, देखो रटना नहीं है, हमने केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले के आधार पर खुद परिभाषा बना सकते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को अब कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी विलायक के वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होगा वो कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल P0 हो जाएगा, ठीक है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS, यानी वाष्प दाब का अवनमन हो गया बट्टे P0, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। इतना है समझ में। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। अब एक राउल्ट का नियम आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, वो द्रव द्रव विलयनों के लिए था राउल्ट का नियम। ये है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक, या किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS ओवर P0, वाष्प दाब के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो समानुपाती होता है विलेय के मोल अंश के, विलेय के मोल अंश के। यानी राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। विलयन में उपस्थित विलेय के समानुपाती होता है, या विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। चलो, समानुपाती होता है या उसके क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। अब यहां पे देखिए, हम इसको P0 माइनस
PS ओवर P नॉट इज इक्वल टू विलेय का मोलन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉल n ओवर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। तो यानी राउल्ट के नियमानुसार क्या है कि किसी विलयन का कहो या वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, यानी पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस एन, जहां पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस है विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, स्मॉल एन है विलेय के मोल और कैपिटल एन है विलायक के मोल। अब देखिए हम मानते हैं यदि विलेय का द्रव्यमान W हो और अणुभार या मोलर द्रव्यमान स्मॉल m हो। देखो विलेय की मात्रा कम होती है, बुक में आपका W1 W2 या M1 M2 के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है, उससे कंफ्यूजन होता है। मैं सिंपली एक कॉन्सेप्ट याद रखो, विलेय की संख्या कम होती है, स्मॉल होती है, तो स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर रखा है और विलायक को कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर रखा है। विलायक का द्रव्यमान जो है हमने कैपिटल W मान रखा है और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M मान रखा है। यदि विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w और मोलर द्रव्यमान स्मॉल m है, ऐसे विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है, तो n बराबर क्या होगा, स्मॉल n बराबर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n क्या हो जाएगी, भार बट्टे अणुभार, विलेय का भार कितना, यानी द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान स्मॉल w बट्टे स्मॉल m। ऐसे ही कैपिटल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W ओवर कैपिटल M, कैपिटल W ओवर कैपिटल M। ठीक हो गया। तो P माइनस पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू, ये मान अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इज इक्वल टू W ओवर M बट्टे W ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल W ओवर कैपिटल M, ये हो गया। लेकिन क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तनु विलयन के लिए विलेय के मोलों की संख्या बहुत ही कम, विलायक की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होती है, यानी इसका मान लगभग इसकी तुलना में नगण्य होता है। तो इसको नगण्य मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तनु विलयन के लिए n लगभग बराबर 0 होगा। ठीक है, इसकी तुलना में इसका मान 0 हो जाएगा, यानी तनु विलयन के लिए स्मॉल n को नगण्य लेने पर, तो तनु विलयन के लिए स्मॉल n को नगण्य लोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू, अब नीचे है स्मॉल w बट्टे ना कैपिटल W बट्टे ऊपर आ जाएगा कैपिटल M। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन नंबर हमारी ट्रू प्राप्त होगी। इस समीकरण की सहायता से वाष्प दाब अवनमन संबंधी सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो याद रख लेना, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल M ओवर कैपिटल W। ठीक है, इसको नगण्य मान लिया तो स्मॉल w ओवर स्मॉल m लिखा, बट्टे नीचे था स्मॉल w ओवर स्मॉल m था तो स्मॉल m ऊपर आ गया, तो स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल M ओवर कैपिटल W आ गया। जहां पे स्मॉल लेटर, एक चीज याद रख लेना, मैंने थोड़ा बुक से डिफरेंट करके आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है कि बुक में W1 W2 करके दे रखा है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मान लो जहां पे स्मॉल लेटर लिख रखा है वो विलेय से रिलेटेड है, और जहां पे कैपिटल लेटर लिख रखा है वो विलायक से रिलेटेड है। जैसे स्मॉल w है तो विलेय का भार, स्मॉल m है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, ऐसे कैपिटल M है तो विलायक से रिलेटेड होगा, विलायक का क्या है मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल W है तो विलायक का द्रव्यमान। तो ये तो हो गया पहली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा पहली प्रॉपर्टी वाष्प दाब का अवनमन। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी इजी है,
जो समझने वाली बात है वो है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब हुआ, क्वथनांक उन्नयन का मतलब किसे कहेंगे? देखो क्वथनांक उन्नयन, सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन को समझने से पहले आप लोगों को क्वथनांक समझना पड़ेगा। क्वथनांक का मतलब हुआ वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं क्वथनांक। यानी क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई भी द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करती है। या दूसरे शब्दों में कहो तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिससे कि द्रव प्रावस्था जो है वो गैसीय प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब हुआ, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब वृद्धि होना। यहां पे भी हुआ अवाष्पशील विलेय पर ही निर्भर होगा, यानी अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखो वहां पे हमने पढ़ा था वाष्पदाब अवनमन का मतलब वाष्पदाब घट रहा था, अब सेम डेफिनेशन है, वहां पे घट रहा था तो क्या लिखोगे? अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है, जिसे वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। जबकि यहाँ पे कहोगे अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्पदाब जो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। टीबी फॉर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है ना, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो मान लेते हैं, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 हम मान लेते हैं, और अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक T2 हो जाता है। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक T2 हो जाता है। तो क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? T2 माइनस T1। डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्यों? माना इसका क्वथनांक था पहले, मान लेते हैं कुछ भी 30 डिग्री, अब जाके कितना हो जा रहा है? 33 डिग्री हो जा रहा है। तो क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई ना। 30 था पहले, अब 33 हो जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। कैसे निकाला? 33 माइनस 30 यानी T2 माइनस T1। तो क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक ऋण शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होती है। इससे पहले वाष्पदाब अवनमन था, इसलिए वाष्पदाब अवनमन में P0 माइनस PS किया था, लेकिन यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है तो T2 माइनस T1। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये जो क्वथनांक उन्नयन होता है, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन, रिपीट कर रहा हूं, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन जो है मोललता के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू m। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यह इक्वेशन 2 इसको नहीं मानते हैं, प्रोपोर्शनल हटा लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू m। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जहां केबी एक स्थिरांक है, केबी एक स्थिरांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, केबी एक स्थिरांक है जिसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका जो मात्रक होगा यहीं से निकल जाएगा। टीबी इसका मात्रक केल्विन हुआ, इसका मोल पर केजी हुआ, मोल प्रति केजी, केजी यहाँ आएगा, तो केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा। इसका केल्विन केजी प्रति मोल इसका मात्रक आ जाएगा, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो केबी इज इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब अगर हम मानते हैं
विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू है और उसका अणुभार स्मॉल एम है और विलायक का भार डब्ल्यू है। यानी यदि डब्ल्यू ग्राम विलायक में विलेय के डब्ल्यू मोल घोले जा रहे हैं और विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम है। दोबारा देखो, ये दोनों विलेय के हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, विलेय को स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर रखा है। ये विलेय के हैं, ये विलायक का है। कैपिटल लेटर का मतलब विलायक का है। यानी डब्ल्यू है तो विलेय का द्रव्यमान इतना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान एम है और विलायक का भार कितना है? विलायक का भार कितना है? डब्ल्यू ग्राम है। विलायक का भार डब्ल्यू ग्राम है तो मोललता एम बराबर क्या होगी? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू ओवर एम इंटू विलायक का भार ग्राम में, यानी ग्राम में हो गया। ऊपर गुणा क्या हो जाता है? ग्राम में है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 गुणा डब्ल्यू बट्टे एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू, यानी स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम, यानी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या होगी? मोललता होगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से एम का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, हम आंकिक राशियों को पहले ही लिख लेते हैं। 1000 को मैं मिटा के पहले लिख ले रहा हूं, कुछ नहीं किया है। 1000 मैंने यहां लिख दिया, 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू, कुछ नहीं किया मैंने। इस 1000 को पहले ले लिया, 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो, विलेय का मोलर द्रव्यमान m बराबर क्या आ जाएगा? m यहां आएगा तो टीबी नीचे चले आएगा। 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर टीबी नीचे आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस सूत्र की सहायता से क्वथनांक उन्नयन संबंधी प्रश्नों में विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की गणना की जा सकती है, एम की गणना की जा सकती है। जहां पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल लेटर है तो विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू है तो विलायक का द्रव्यमान, टीबी है तो टीबी क्या है? टीबी जो है वो क्वथनांक उन्नयन, और केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, हर किसी विलायक के लिए अलग अलग होगा और केबी का मान क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस सूत्र की सहायता से, यानी इक्वेशन नंबर कितना है? 1 2 3 4, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से क्वथनांक उन्नयन संबंधी प्रश्नों में विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की गणना की जा सकती है। अब देखो, मोलल जो केबी है, केबी जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखो, अगर केबी की परिभाषा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आगे एग्जाम में देखो, अगर किसी विलयन में इस वाले सूत्र, मतलब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यानी अगर हम मान लेते हैं 1 kg विलायक में, यानी डब्ल्यू बराबर 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, यदि विलायक का भार 1 kg हो और विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 हो, तो इक्वेशन नंबर 4 में मान रखो तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा? देखो, तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम, इसका मान तो क्या हो गया? 1 हो गया, इंटू 1 ओवर कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? 1000 ग्राम। 1000 से 1000 कट गया, टीबी बराबर क्या आ गया? केबी। तो टीबी बराबर
डेल्टा टीबी बराबर केबी, यानी 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय के घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय के घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, केबी कहलाता है। इसका मात्रक मैंने बता ही दिया, केजी। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। इसका मात्रक केल्विन केजी पर मोल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।